हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रसंघ की संरचना के विषय में। इसके पहले की वीडियो में हमने राष्ट्रसंघ की स्थापना, उसके उद्देश्य, उसकी प्रसंविदा पर चर्चा किया था। राष्ट्रसंघ की जो प्रसंविदा है उसी में ही इसकी संरचना के विषय में कहा गया है कि राष्ट्रसंघ के कार्यों का संपादन करने के लिए एक असेंबली, एक काउंसिल और एक स्थायी सचिवालय होगा। इस प्रकार राष्ट्रसंघ में 3 प्रमुख अंग थे: साधारण सभा, परिषद और सचिवालय। इसके साथ ही राष्ट्रसंघ की 2 स्वायत्त शासी संस्थाएं थीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इनके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों में सहयोग देने के लिए कुछ अन्य आयोग बनाए गए थे, जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, परामर्शदाता आयोग आदि, जो राष्ट्रसंघ के सहायक के रूप में कार्य करते थे। अब हम बात कर लेते हैं इनके मुख्य अंगों के विषय में, जिसमें पहला है साधारण सभा। ये राष्ट्रसंघ का पहला अंग था और जितने भी छोटे बड़े सदस्य थे, संघ के जितने भी छोटे बड़े सदस्य राष्ट्र थे, सभी इसके सदस्य थे। अर्थात जो भी राष्ट्रसंघ का सदस्य था वो साधारण सभा का भी सदस्य माना गया था। सभी सदस्यों को समान अधिकार भी दिए गए थे। इसकी बैठक सितंबर माह में जिनेवा में आयोजित की जाती थी। प्रतिवर्ष एक बार सितंबर माह में बैठक आयोजित करने का प्रावधान था। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक भी बुलाए जाने का प्रावधान किया गया था। सभी सदस्यों को चूंकि इसमें समान अधिकार था, इसीलिए प्रत्येक सदस्य को अपने 3 प्रतिनिधि वहाँ पर भेजने का अधिकार था। लेकिन जब बात वोटिंग की आती थी तो प्रत्येक राष्ट्र को 1 वोट देने का ही अधिकार था। प्रतिनिधि वो 3 भेज सकते थे, लेकिन एक राष्ट्र का 1 ही मत माना जाता था। सभा के मुख्य कार्यों में नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करना। अगर किसी राज्य को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया जाना है तो उसके लिए प्रस्ताव सभा के द्वारा पारित किया जाता था। परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते थे, स्थायी एवं अस्थायी। तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने का कार्य सभा के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, महासचिव के निर्वाचन की पुष्टि करना, राष्ट्रसंघ के संविधान में संशोधन करना, राष्ट्रसंघ के वार्षिक बजट की स्वीकृति करना, अंतर्राष्ट्रीय हितों के सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी प्रश्नों पर विचार करना, गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर ध्यान देना, ये सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। क्योंकि राष्ट्रसंघ को गठित ही इसलिए किया गया था ताकि वो विश्व में शांति कायम रख सके और भविष्य में होने वाले युद्धों को रोक सके। सभा अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए 6 समितियां इसने बनाई हुई थी। यह 6 समितियां ऐसी थी जो सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करती थी, जिसमें निःशस्त्रीकरण समिति, तकनीकी संगठनों से संबंधित समिति, राजनीतिक प्रश्नों के निदान से संबंधित समिति, मानवतावादी एवं समाजवादी प्रश्नों के निदान से संबंधित समिति, कानूनों के निर्माण और पालन से संबंधित समिति, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विवादों के लिए विशेषाधिकार से निर्मित होने वाली समिति थी। मतलब कोई ऐसा विवाद आ गया जिसके विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं है तो सभा अपने विशेषाधिकार के माध्यम से इस विषय पर समिति गठित कर सकती थी। इसके अतिरिक्त अधिकार पत्र, नामांकन तथा कार्यसूची 3 प्रक्रिया संबंधी समिति भी शामिल थी इसमें। दूसरा अंग था परिषद। ये राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। परिषद की तुलना हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से कर सकते हैं। ये राष्ट्रसंघ की छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था थी। इसे कहा जाता था कि ये राष्ट्रसंघ का मंत्रिमंडल है। मतलब जिस प्रकार से व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है, यह सबसे महत्वपूर्ण रोल मंत्रिमंडल का होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रसंघ में महासभा का जो भी कार्य था उसको वास्तविक रूप में संपादित करने का कार्य
परिषद के द्वारा किया जाता था। परिषद में सीमित सदस्यता थी, सारे के सारे राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हो सकते थे। इसमें 2 प्रकार के सदस्य थे, स्थायी और अस्थायी। जिस समय परिषद का निर्माण किया गया उस समय ये तय किया गया था कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान 5 स्थायी सदस्य होंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया था, या अमेरिका ने राष्ट्र संघ की सदस्यता शुरू में ग्रहण नहीं की। इसलिए स्थायी सदस्यों की संख्या 4 ही रह गई, अर्थात फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, ये 4 ही स्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य जितने भी थे उनका निर्वाचन साधारण सभा के द्वारा किया जाता था। शुरू में अस्थायी सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसमें ब्राज़ील, बेल्जियम, यूनान और स्पेन थे। अगर हम बात करें परिषद के सदस्यों की संख्या की, तो ये समय समय पर घटती बढ़ती रही है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो। 1939 की जो अंतिम परिषद थी उसमें स्थायी सदस्य के रूप में केवल 2 ही सदस्य बचे थे, ब्रिटेन और फ्रांस। साथ ही साथ अस्थायी सदस्यों की संख्या इसमें 11 हो गई थी। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से इसकी तुलना करें तो वर्तमान में जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य थे उनको वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि ये व्यवस्था की गई थी कि जब सभी सदस्य एक मत होंगे तभी कोई निर्णय लिया जा सकेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो परिषद के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो स्थायी हो अस्थायी हो, उसको वीटो का अधिकार था। किसी भी छोटे या बड़े राज्य की असहमति की स्थिति में परिषद कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी, चाहे स्थायी राज्य असहमत हो जाए, अस्थायी राज्य असहमत हो जाए, परिषद अपना निर्णय नहीं ले सकती थी। राज्य चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो परिषद का सदस्य है तो परिषद के निर्णय में उसकी सहमति अनिवार्य थी। लेकिन ये जो नियम था वो परिषद के कार्य संचालन में बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि लगातार कोई ना कोई राष्ट्र इसमें अड़ंगा लगाते थे। इस वजह से परिषद के द्वारा निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न होती थी, कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न होती थी। इसीलिए इसे दूर करने के लिए कुछ उपाय अपनाए गए थे, जैसे निर्णय में केवल उन्हीं सदस्यों की गणना की जाती थी जो उपस्थित होते थे, मतलब केवल उपस्थित सदस्यों की ही गणना की जाती थी। इसके अलावा अगर कोई राज्य उपस्थित होते हुए भी मतदान में भाग नहीं ले रहा है तो उनके मतों की गणना नहीं की जाती थी या उसको निषेधाधिकार नहीं माना जाता था। इसके अलावा फिर बाद में अनुच्छेद 15 के अनुसार बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था की गई कि जिस विषय पे पक्ष में या विपक्ष में ज़्यादा वोट होंगे उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा शांति और सुरक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मामले थे उस पर पहले समितियों में ही विचार कर लिया जाता था और मतभेद को पहले दूर कर लिया जाता था कि भाई आपस में ही पहले बैठ लें, चर्चा कर लें और अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर कर दिया जाए और उसके बाद उसको परिषद में रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार से उसमें निषेधाधिकार की संभावना ना रह जाए। परिषद की संविदा के अनुच्छेद 4 के अनुसार परिषद की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में इसकी बैठकें हर वर्ष कई बार हो जाती थी। परिषद के प्रमुख कार्यों में सचिवालय को निर्देश देना, राष्ट्र संघ के जितने भी अंग थे उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करना, निःशस्त्रीकरण की योजना तैयार करना, संघ के सदस्यों के आर्थिक झगड़ों को सुलझाना, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा करना, संधि और समझौतों का निरीक्षण और प्रबंधन करना, साथ ही साथ संघ के नियमों की अवहेलना करने वाले सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई करना। कुल मिलाकर ये एक तरह से राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण जितने भी कार्य थे उसका संपादन करता था और इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ थीं। तीसरा अंग था सचिवालय। राष्ट्र संघ का ये तीसरा महत्वपूर्ण अंग था जो राष्ट्र संघ के प्रशासकीय कार्यालय के रूप में कार्य करता था। इसे राष्ट्र संघ का स्थायी प्रशासन तंत्र कहा गया था।
इसकी स्थापना जिनेवा में की गई थी और इसका जो प्रमुख होता था वो महासचिव कहलाता था। इस महासचिव की नियुक्ति परिषद करती थी साधारण सभा के परामर्श से। सचिव की सहायता के लिए 2 उप महासचिव और 2 अपर महासचिव की व्यवस्था की गई थी। महासचिव के नीचे 2 उप महासचिव और 2 अपर महासचिव होते थे। इसके अलावा सचिव के अधीन लगभग 750 कर्मचारी कार्य करते थे। सचिवालय 11 विभागों में बटा हुआ था। 11 अलग अलग विभाग थे। 1938 में इन विभागों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी और सभी विभागों की देखभाल और कार्यों का दायित्व निदेशक पर होता था। सचिवालय जो है सभा और परिषद दोनों के लिए कार्य करता था। इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत था सभा और परिषद में जितने भी विषय रखे जाने हैं, जितने भी प्रस्ताव रखे जाने हैं, उनके विषयों की सूची तैयार करना। इसके अलावा सभा और काउंसिल की बैठक आयोजित करना, बैठक की व्यवस्था करना, बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना। इसके अलावा राष्ट्रसंघ का प्रबंध करना, पत्र व्यवहार, संधियों का रिकॉर्ड रखना, ये सारे कार्य सचिवालय के थे। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि राष्ट्रसंघ के 3 जो प्रमुख अंग थे, उसके अलावा 2 और भी अंग थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या स्थिति थी। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद थे उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए राष्ट्रसंघ की विधान की धारा 14 के अनुसार सितंबर 1921 में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में की गई। शुरू में इसमें न्यायाधीशों की संख्या 11 थी। बाद में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद हो रहे हैं उन विवादों पर निर्णय देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की व्याख्या करना। साथ ही साथ अगर सभा और परिषद किसी विषय पर परामर्श चाहते हैं तो उन्हें परामर्श देना और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर विचार करना। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख कार्य था। इसके अलावा एक और अंग जो था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये मज़दूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। साथ ही साथ मज़दूरों और पूंजीपतियों के बीच के जो रिश्ते हैं उनको नया आयाम देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच जो खाई थी, जो खींचतान थी, उसको किसी तरीके से कम किया जा सके, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये चाहता था कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 3 विभाग या 3 अंग थे। एक था साधारण सम्मेलन। इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य जो है 4 प्रतिनिधि भेजा करते थे। इसमें से 2 प्रतिनिधि सरकार के होते थे, एक पूंजीपति वर्ग का होता था और एक मजदूर वर्ग का। अर्थात प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से 4 प्रतिनिधि, जिसमें से 2 शासन की ओर से, एक पूंजीपति वर्ग का और एक मजदूर वर्ग का। इसमें सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की दशा सुधारने के प्रस्ताव पारित किए जाते थे। जैसे कि इसका नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसमें मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाते थे। जो कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें सप्ताह में 48 घंटे काम करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकना, महिला मजदूरों को सुविधा प्रदान करना इत्यादि था। 1939 में युद्ध छिड़ने के पूर्व राष्ट्रसंघ उस समय अपने अंतिम स्थिति में था। उससे पूर्व 50 विभिन्न देशों ने इस प्रकार के 700 समझौतों का अनुमोदन कर दिया था। मजदूरों से संबंधित 700 समझौतों का अनुमोदन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से पूर्व हो चुका था। इसमें दूसरा जो अंग था वो था शासकीय निकाय। इसके सदस्यों की संख्या 32 थी। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था
और साल में इसकी 4 बैठकें होती थी। ये श्रम संघ की एक कार्यकारिणी संस्था थी। तीसरा इसमें था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। ये श्रम संघ का स्थायी सचिवालय था और इसके प्रमुख को महानिदेशक कहा जाता था। इसकी सहायता के लिए 350 विशेषज्ञ होते थे, जिनकी नियुक्ति महानिदेशक के द्वारा की जाती थी। महानिदेशक की देखरेख में श्रम कार्यालय अनेक प्रकार के कार्य करता था, जैसे श्रमिकों के कल्याण के लिए सामग्री एकत्रित करना, साधारण सम्मेलन की बैठक के लिए विषय सूची तैयार करना, श्रमिकों से संबंधित रिपोर्ट एवं बुलेटिन प्रकाशित करना और कानूनों का प्रारूप बनाना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा भी राष्ट्र संघ के कुछ अन्य आयोग और समितियां थीं, जो राष्ट्र संघ के कुछ विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए बनाई गई थी। जैसे यातायात कमेटी थी, निशस्त्रीकरण कमीशन था, मादक पदार्थ निषेध समिति थी, स्वास्थ्य एवं स्त्रियों तथा बालकों की रक्षा से संबंधित सलाहकार समिति थी। ये सारी समितियां समय समय पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्र संघ को प्रदान करती थी। कुल मिलाकर राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य से गठित किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करने के लिए इसके सभी अंगों को विधिवत रूप से संगठित किया गया था, ताकि राष्ट्र संघ अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सके। धन्यवाद।